Good morning to all. Today we will discuss about Hayes Bridge. In previous lecture we had discussed about Vane's bridge. In Vane's bridge we can measure the frequency in the range from 100 Hz to 100 kilohertz. And in the Hayes bridge we measure the self-inductance इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर. मतलब हम सेल्फ इंडक्टेंस मेज़र करते हैं वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर के टर्म्स में. ठीक है, ओके. सो it is a modification of Maxwell's inductance capacitance bridge and it measures the self inductance in terms of variable standard capacitor. Okay, so in Hayes bridge resistance and capacitor are connected in series combination. Hayes bridge में resistance और capacitor दोनों series में connect होते हैं, but Maxwell's inductance capacitance bridge में जो capacitance is connected in parallel with the resistance. Okay, so it is used for the measurement of self inductance. So अब construction देखते हैं. In Hayes bridge network we are having 4 arms and in the 4 arms we have 4 impedances, and in 4 impedances 1 is unknown and 3 is known. Okay, the impedances are the combination of रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. जो इम्पीडेंसेस होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के, कैपेसिटेंस के और इंडक्टेंस के. ठीक है, मान लीजिए हमने Z1, Z2, Z3 एंड Z4 4 इम्पीडेंसेस लेट कर लिए. ठीक, Z1 हमें निकालना है और Z2, Z3 एंड Z4 की वैल्यू हमें पता है. ठीक, तो बैलेंस इक्वेशन होती है ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिज की Z1 Z4 इज इक्वल्स टू Z2 Z3. ओके, देखिए ये है सर्किट डायग्राम ऑफ हेज ब्रिज. देखिए इसमें 4 आर्म्स हैं, AB, BC, CD एंड DA. ठीक है, बीच में हमने डिटेक्टर का यूज़ किया है, तो इससे क्या होता है, ब्रिज बैलेंस होता है. ठीक, अगर ये नल रिफ्लेक्शन शो करता है इसका मतलब होता है इसमें ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है, और I1 एंड I3 इसमें बराबर होंगे और I2 और I4 बराबर होंगे जब वो नल रिफ्लेक्शन शो करेगा. ठीक, AC वोल्टेज सोर्स दिया है हमने. ठीक, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB आर्म इज E1 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस BC आर्म इज E3 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस CD आर्म इज E4 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AD आर्म इज E2. ठीक, तो आर्म AB में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्ट है. ठीक, आर्म BC में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, आर्म CD में कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्ट है, एंड आर्म AD में रेजिस्टेंस कनेक्ट है. सो करंट अक्रॉस arm AB is I1, across arm BC is I3, across CD arm is I4 and across AD arm is I2. Okay, so we measure the value of L1 in terms of C4. D is a detector which is used to obtain the balanced condition. तो हमने देखा था कि आर्म AB में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्ट थे, तो इसका इम्पीडेंस हम निकालेंगे जब आर्म AB का, तो होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज R1 एंड अक्रॉस इंडक्टेंस इज j ओमेगा L1. ये है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL की वैल्यू होती है j ओमेगा L. ठीक, तो Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस j ओमेगा L1. अब आप निकालेंगे इम्पीडेंस आर्म BC का. उसमें था सिर्फ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R3 कनेक्ट था, तो Z3 इज इक्वल टू R3. Z3 का इम्पीडेंस हो गया
R3। नॉन इंडक्टिव का मतलब होता है प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसमें कोई इंडक्टिव पार्ट नहीं है। ओके, एंड हम CD का हम जब इम्पीडेंस निकालेंगे तो उसमें क्या था, कैपेसिटर C4 एंड रेजिस्टेंस R4 सीरीज में कनेक्ट थे। तो Z4 इज इक्वल टू R4 प्लस XC की वैल्यू होती 1/j⍵C4 सॉरी C, तो इक्वल्स टू R4 प्लस 1/j⍵C4, ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो R4 हाँ, अब यहाँ पे क्या किया हम लोग 1/j को हम लिख सकते हैं -j, तो यहाँ पे लिख दिया R4 - j/ω/C4। ओके, सो अब ये हो गया आपका Z4। अब है आर्म DA का निकालना है, तो इसमें भी सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट था R2, तो इम्पीडेंस हो जाएगा इसका Z इक्वल्स टू R2। तो अब हमारी बैलेंस इक्वेशन होती है Z1 Z4 इज इक्वल्स टू Z2 Z3। अब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे फिर निकालेंगे। सो बैलेंस्ड इक्वेशन इज Z1 Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3। अब वैल्यू पुट की तो Z1 का इम्पीडेंस निकला था R1 प्लस j⍵L1 इंटू Z4 का निकला था R4 माइनस j/ω/C4 इज इक्वल्स टू R2 R3। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 का पहले इसमें पूरे में करेंगे तो R1 R4 माइनस j/R1/ω/C4। अब इसका इसमें करेंगे तो इसका प्लस j⍵L1 R4 माइनस j² ओमेगा से ओमेगा कैंसिल L1/C4। ठीक है, तो j² की वैल्यू होती है -1, तो ये होगा आपका प्लस L1/C4। ओके, अब हम रियल पार्ट ये है आपका, इसमें रियल पार्ट ये है और ये है और ये है, तो रियल पार्ट अलग इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग इक्वेट करेंगे। सो इक्वेट द रियल पार्ट R1 R4 प्लस L1/C4 इक्वल्स टू R2 R3 एंड इमेजिनरी पार्ट ये है आपका j⍵C1 R4 इज इक्वल्स टू j/R1/ω/C4। तो j से j कैंसिल हो गया, यहाँ से R1 की वैल्यू हमारी निकली ω² L1 R4 C4। ठीक, अब इस R1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पुट की ω² L1 R4 C4 R4 प्लस L1/C4 इक्वल्स टू R2 R3। अब यहाँ पे किया कि यहाँ पे L1 हमारा कॉमन आ रहा है दोनों से, तो L1 कॉमन लिया ω² R4 C4 प्लस 1/C4 पूरा LCM ले लिया हमने, C4 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू R2 R3। अब यहाँ से L1 की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल्स टू R2 R3 और C4 ऊपर चलाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना था स्टैंडर्ड कैपेसिटर के फॉर्म में, ठीक, तो L1 की वैल्यू आ गई C4 के फॉर्म में। ओके, और ये है आपकी R1 की वैल्यू। अब यहाँ पे जो R1 निकला था वहाँ पे L1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो गया आपका R1। ओके, तो L1 और R1 दोनों की वैल्यू आपकी आ गई। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को Q से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ω/L/R। ओके, तो ओमेगा हमें मतलब फर्स्ट आर्म का निकालना था हमें Z1 का, तो उसमें इंडक्टेंस और इंडक्टर और वो लगा था रजिस्टर, ठीक, तो ω/L1/R1। अब इसमें क्या करेंगे L1 और R1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो Q इक्वल्स टू ω/L1 की वैल्यू पुट की, नीचे R1 की वैल्यू पुट की, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ओके, अब बाद में बचेगा ω/√, तो क्वालिटी फैक्टर आप आया 1/ω/C4 R4।